अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी हमारे एक व्यूअर खालिद ने कराची से भेजी है। उन्होंने अपने हॉस्टल के ज़माने का एक वाक़या बताया है, तो चलें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी इस चैनल पर डाली जाए, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी भेजें। हम ज़रूर इस चैनल पर डालेंगे। मेरा नाम खालिद है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर कोटरी से है। ये सन 2013 की बात है। मेरा कराची के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया था और मैं पढ़ने के लिए वहीं शिफ्ट हो गया था। मैं वहाँ एक हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल कॉलेज से तकरीबन 40 मिनट की मसाफत पर था, तो आराम से बस पकड़ कर चला जाता था। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तिहान होने वाले थे, तो पढ़ाई ज़ोरों पर थी। बड़ी ईद के फ़ौरन बाद इम्तिहान थे। हॉस्टल के सारे दोस्त ईद गुजारने अपने अपने शहर वापस चले गए थे। मेरा 3 महीने पहले बाइक से गिरकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी कंधे की हड्डी जगह से हिल गई थी। इन दिनों में मैं वापस कोटरी चला गया था और मेरा पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था, तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि बड़ी ईद की छुट्टियों में हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करूँगा। मेरे घर वाले भी इस बात पर राज़ी हो गए थे, क्योंकि अब्बू बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ कर मेरी फ़ीस देते थे। इन दिनों मैं हॉस्टल में अकेला था। वार्डन बस अपने कमरे में रहता था, मेस भी बंद था, तो खाना मैं होटल से ही खा लेता था। ईद से 2 रात पहले वार्डन भी मुझे चाबियां देकर छुट्टी चला गया। उसने ईद के दूसरे दिन वापस आना था। सुबह बस एक जमादार आता था, आसपास की सफाई करता, मोटर भी वही चलाता था। हॉस्टल बिल्कुल खाली था और मैं सुकून से पढ़ाई करता था। मैंने 1-2 दिनों में काफ़ी कोर्स कवर कर लिया था। अब मैं आपको उस रात की कहानी बताता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की बहुत नाकाबिले फरामोश रात है। उस रात भी मुझे पढ़ाई करते करते तकरीबन 1 बज गया। फिर मैंने थोड़ा सा दूध पिया और सो गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई हल्की आवाज़ में बातें कर रहा है। मेरी आँख खुल गई। मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। अभी भी मुझे किसी की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी, पर यह आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी। मैं हैरान था कि हॉस्टल तो खाली है। अगर कोई वापस आया भी होता तो मेरे पास आता, मुझसे चाबियाँ लेता। खैर, मैं बिस्तर में बैठ गया और कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कोई क्या बोल रहा है। मैं बहुत डर गया था। मैंने जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई और अपने चेहरे तक चादर ओढ़ ली। मुझे वो सरगोशी की आवाज़ बाकायदा ऊंची होती महसूस हो रही थी और ऐसे लगता था कि कोई बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है। हमारे हॉस्टल के दरवाजे नीचे से थोड़े ऊंचे हैं और जब भी कोई बाहर खड़ा हो तो उसके पैर ज़रूर नज़र आते हैं। बाहर कॉरिडोर की लाइट जली थी, इसके बावजूद दरवाजे के नीचे से कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा था। वो आवाज़ और ऊंची होती गई। अब वो एक नहीं बल्कि कई आवाज़ें थीं। मैं पूरी तरह डर गया था। इतने में दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने फिर देखा, लेकिन दरवाजे के नीचे से कोई नहीं नज़र आया। डर के मारे मैं कांप रहा था। वो हल्की हल्की दस्तक कोई 5 मिनट तक चलती रही और फिर अपने आप ही ख़त्म हो गई। मेरी ये पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बाहर कौन है। उस दस्तक की आवाज़ बंद हुई तो इतनी गहरी खामोशी छा गई कि मैं अपनी दिल की धड़कन भी खुद सुन सकता था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि भाड़ में गई ये पढ़ाई, घर ही चला जाता तो बेहतर रहता। मैं भी ये सोच ही रहा था कि पूरे कमरे में अजीब वहशत छा गई। बिल्कुल खामोशी थी। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। अब मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया था। मैं बता नहीं सकता मेरी क्या कैफियत थी। मुझे वाज़ेह लग रहा था कि सर के ऊपर से मुझे कोई देख रहा है। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, जैसे वाकई कोई मेरे सर के ऊपर बैठ गया हो। मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ रहा था, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया और मैं सर से पीठ तक अपना पसीना बहता महसूस कर सकता था। अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मैं बिस्तर से उछलकर नीचे गिर गया। अब मैंने छत की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं अभी ज़मीन पर सकते की हालत में ही पड़ा था कि अचानक दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खुल गई
और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुलने लगा। मैं लपका दरवाजे की तरफ और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बुक शेल्फ उसके आगे रख दिया ताकि कोई कमरे में ना आ सके। मैं ज़ोर ज़ोर से चारों कुल पढ़ रहा था। मैं वहीं बुक शेल्फ के बराबर में ज़मीन पर बैठ गया। मुझे किसी के कमरे के बाहर से भारी कदमों से चलने की आवाज़ आ रही थी और वह आवाज़ चलते चलते मेरे दरवाजे तक आ गई और कोई मेरे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। किसी की भारी सी आवाज़ आई, खालिद। मैं ज़ोर से चीखा, कौन है? दोबारा आवाज़ आई, खालिद। अब 2 दफ़ा के बाद वो आवाज़ खुद ही बंद हो गई। मैं जल्दी से कुरान पाक लेकर आया और बिस्तर में बैठ गया कि ऊंची आवाज़ में तिलावत करता हूँ। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। किसी ने मेरे उल्टे कान में आहिस्ता से बोला, खालिद। आज तो मेरा कलेजा फट जाता। मैंने कुरान को सीने से लगाया और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मेरे सारे कपड़े पसीने से तर हो चुके थे और ये रात थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं पूरी रात आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और दिल में न जाने क्या क्या इरादे कर बैठा कि मैं ये हॉस्टल, यूनिवर्सिटी सब छोड़कर वापस अपने शहर चला जाऊंगा। मैं बचपन से ही बहुत निडर रहा हूँ और जिन भूत पर यकीन नहीं रखता था। अक्सर हॉस्टल के लड़के रात में डरावने किस्से कहानियाँ सुनाते थे तो मैं ही था जो उन सब का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाता था। मैं हमेशा कहता था, इतनी ज़िंदगी गुजार ली, कभी किसी भूत की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा सामना करे। और आज मुझे अपनी शेखी भगाने पर बहुत पछतावा हो रहा था। अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ किसी तरह रात गुजरी और फजर का वक्त हुआ। नमाज के बाद मैंने सारा सामान बांधा, जिस होटल पर खाना खाता था उसे चाबियां दी और घर को निकल गया। मैंने सोचा था कि हॉस्टल के दोस्तों को ये वाक़या सुनाऊंगा तो सब भी डर जाएंगे और मेरे साथ हमदर्दी करेंगे, पर उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मेरे कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल गुजरे। लेकिन जब बात वार्डन तक पहुंची तो उसने बताया कि खालिद पहला नहीं है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। ऊपर मंजिल पर जहाँ मेरा कमरा था वहाँ मुझसे पहले जो लड़का रहता था उसने भी वार्डन को इस हवाले से कुछ बताया था और बाद में कमरा भी छोड़ दिया था। खैर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी अपनी शेखी का नतीजा था, पर इस वाक़े के बाद से मेरी तबीयत में बहुत बदलाव आ चुका है। अब मैं हर किसी की राय की बहुत कदर करता हूँ।